हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। पिनाकल पब्लिकेशन की बुक आप सबके पास होगी, अगर नहीं है तो आप सब ले सकते हैं अपने नज़दीक की बुक सेलर से, और या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। एसएससी जीएस स्पेशल बुक है 6500 प्लस। इसमें टीसीएस के एमसीक्यू जो है आप सबको दिए गए हैं और विद डिटेल सॉल्यूशन आप सबको बताए गए हैं। डिटेल सॉल्यूशन भी हर एक क्वेश्चन का आप सबको दिया गया है, जो कि टीसीएस ने जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं से रिलेटेड आप सब कह सकते हैं। तो कोशिश बुक में भी यही की गई है कि 25,000 के करीबन आप सबको क्वेश्चन दिए जाएं, ताकि आप सब जो है एग्जाम रेलिवेंट तैयारी यहाँ से कर पाएं। दूसरा, इस बुक का वीडियो सॉल्यूशन भी आप सबको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो पिनाकल के एप्लीकेशन पे जाके आप सब इसको ले सकते हैं। तो बुक का वीडियो सॉल्यूशन भी आप सबके लिए है, और सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज भी कंटेंट इसमें डाला गया है। तो चलेगा, हम लोग अपने वीडियो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं आगे और अपनी क्लास को भी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी भूगोल जो है हमारा, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा देखते हैं सबसे पहला जो है सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लैनेट्स। यहाँ से देखते हैं कि किस तरीके के कितने क्वेश्चन जो है वो टीसीएस ने यहाँ से पूछे और किस लेवल तक के क्वेश्चन आप सबको देखने को यहाँ से मिलते हैं। जैसे मैं आप सबको बता रहा था, स्टैटिक जीके का जो पार्ट है हमारा, स्टैटिक जीके में 2100 के करीबन क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो 6500 में से 2100 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं। तो यहाँ से आप सब इसके वेटेज के बारे में जान गए होंगे कि आजकल सबसे ज़्यादा ये पूछा जा रहा है। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो लगभग 1000 के करीबन क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से पूछे गए हैं। और सेम जो ज्योग्राफी की बात अगर हम लोग करें, तो ज्योग्राफी में भी आप सबको देखेंगे यहाँ से लगभग 800-900 करीबन क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से भी पूछे गए हैं। ये आप सबके मेन सब्जेक्ट यहाँ से हैं। तो हम लोग सोलर सिस्टम और इट्स प्लैनेट्स से संबंधित जो हैं क्वेश्चन टीसीएस के एग्जाम से रेलिवेंट हैं, उनको करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहला लिखा हुआ है कि इन अर्ली 1610 who discovered with his newly invented telescope that Jupiter has 4 moons। 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के या जुपिटर के जो हैं 4 उपग्रह हैं। किसने ऐसा पता लगाया था कि जुपिटर के 4 उपग्रह हैं? पहला ऑप्शन है साइमन मारियस, उसके बाद है टाइको ब्राहे, और तीसरे नंबर पर गैलीलियो गैलीली, और उसके बाद है जोहान्स केपलर। तो केपलर हो गया, गैलीलियो हो गया, टाइको ब्राहे और साइमन मारियस। तो किसने पता लगाया था 1610 में? तो सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली ने जो है पता लगाया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? सी जो है सही आंसर होगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह हम लोग पढ़ के आते हैं, जो सबसे बड़ा है उपग्रहों में, क्योंकि बृहस्पति जो है दोस्तों जुपिटर ग्रहों में सबसे बड़ा है, और इसका उपग्रह जो है वो भी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। उसको हम लोग पहले नंबर पर लिख देते हैं, नाम है गैनेमिड। तो गैनेमिड जो है वो सबसे बड़ा आपका उपग्रह हो गया है, इसको आप सब ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है लो आपका हो गया एक उपग्रह। उसके बाद यूरोपा, कौन सा ध्यान रखोगे दोस्तों? यूरोपा जो है ये भी बृहस्पति का यानी जुपिटर का उपग्रह हो गया है। और एक है कैलिस्टी, इसको ध्यान रखिएगा। तो कैलिस्टो को ध्यान रखिएगा। ये 4 जो है हमारे बृहस्पति के उपग्रह हो गए हैं। बृहस्पति सबसे पहले तो लिखते हैं सबसे बड़ा ग्रह भी है, और इसका जो उपग्रह है वो भी सबसे बड़ा है। उपग्रह भी जो है इसका दोस्तों सबसे बड़े में आता है, और ग्रह जो है ये भी सबसे बड़ा है। तो गैनेमिड जो है ये उपग्रहों में सबसे बड़ा है, उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसके बाद जब आप शनि को पढ़ के आते हैं तो शनि में भी ये चीज आप सबको देखने को मिलेगी कि शनि जो है ग्रहों में दूसरे नंबर पे आता है। ग्रह सेकंड सबसे बड़ा पढ़ेंगे आप सब, सेकंड सबसे बड़ा। और जो इसका उपग्रह है टाइटन, वो उपग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा पढ़ के आएंगे। कौन सा बताया? टाइटन। वो उपग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन से नंबर का? सेकंड सबसे बड़ा उपग्रह है। तो दोनों में 2 बातों का आप सबको ध्यान रख लेना है। पहला, 1610 में जो है गैलीलियो गैलीली ने अपनी नई दूरबीन को डिस्कवर किया, तो उसने ही पता लगाया कि जुपिटर के कितने उपग्रह हैं? 4 हैं। कौन से? गैनेमिड, लो, यूरोपा और कैलिस्टो। तो इन सबको भी ध्यान रख लेना है। जो हमारा बृहस्पति है वो ग्रहों में सबसे बड़ा हो गया है, और गैनेमिड जो इसका उपग्रह है जुपिटर का, वो उपग्रहों में सबसे बड़ा हो गया है, उपग्रहों में सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे शनि आता है, साइज के हिसाब से सबसे बड़ा हो गया है। और इसका उपग्रह जो है टाइटन, वो उपग्रहों में यानी गैनेमिड के बाद उसका दूसरा नंबर आता है, वो उपग्रहों में सबसे बड़ा हो गया है। तो यहां से हमारा ऑप्शन जो होगा सी सही आंसर हो गया है। चलो फिर आगे बढ़ो, धीरे धीरे करके चीजों को और इकट्ठा करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद। Who was the first to accurately describe the rings of Saturn as a disk around the planet in 1655? 1655 में शनि के वलयों को ग्रह के परितः एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
तो बृहस्पति के उपग्रहों के बारे में गैलीलियो गैलीली ने बताया था। और जबकि शनि के जो वल्य हैं, जिनकी संख्या में कितने बात करते हैं 7, इनके बारे में 1655 में जो है किसने बताया था? पहला ऑप्शन है हिदेकी युकावा, दूसरा है गैलीलियो गैलीली, तीसरा है क्रिस्टियान ह्यूजेनस और चौथे नंबर पे है जियोवनी कैसिनी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टियान ह्यूजेनस। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वल्यों के बारे में बात कर ही ली है। जो सैचुरन हो गया दोस्तों शनि, ये इसका जो डेंसिटी है बहुत कम है। डेंसिटी जो है वो सबसे मिनिमम है इसका। डेंसिटी जो है दोस्तों क्या है इसका? सबसे कम है, मिनिमम डेंसिटी है। और एज कंपेयर टू वाटर अगर कर लें, एज कंपेयर टू वाटर तो पानी से भी कम है, पानी से भी कम है इसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर। तो पानी से भी कम इसका घनत्व होता है। इसलिए पेपर में पूछता है कि किस ग्रह को पानी में रखने पर तैरने लगेगा, तो क्या आंसर कर देंगे? शनि। तो पानी में रखने पर तैरने लगेगा, पानी पर रखने पर तैरने लगेगा, ये कौन सा है? पानी पर रखने पर तैरने लगेगा, ये वाला कौन सा है दोस्तों? शनि है। इसका घनत्व जो है पानी से भी कम है, शनि। नाम ध्यान रखेंगे आप सब। सैचुरन कह दिया सेकंड सबसे बड़े नंबर पे, सेकंड सबसे बड़ा। इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा आप सब, ठीक है। चलो एक चीज आप सबको मैं यहाँ पे क्लियर बता दूं कि पेपर में हम सबसे पूछता है क्वेश्चन कि बताइएगा सूर्य की दूरी के हिसाब से कौन नज़दीक है, कौन आप सबका दूर पड़ता है। तो उस चीज़ को भी आप सब क्लियर कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं अपना सन, सूर्य हो गया है। उसके बाद हम लोग सभी प्लेनेट को बताएं यहाँ पे, तो कुल मिला के ये हम लोग इनका बना लेते हैं जिसपे ये परिक्रमा करते हैं। 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। इनको यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने बनाया सबसे फर्स्ट नंबर पे, देखिएगा सबसे फर्स्ट सबसे नज़दीक का जो हो गया दोस्तों कौन सा हो गया? मरकरी। क्या नाम हो गया? मरकरी, जिसको क्या कह दिया दोस्तों? बुध ग्रह कह दिया है, मरकरी। उसके बाद एक छोड़ के, जिस तरीके से आप वार को पढ़ते हो ना, एक छोड़ के एक पढ़ते जाइएगा। अब बुध यहाँ पे हो गया है। उसके बाद बृहस्पति को छोड़िएगा तो जो नेक्स्ट नंबर पे आपका आएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो शुक्र ग्रह हो जाएगा। कौन सा होगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। उसके बाद शनि को छोड़िएगा, संडे आता है जो पृथ्वी वालों के लिए छुट्टी का दिन होता है। तो हम लोग किसको लिख देंगे यहाँ पे? यहाँ पे हमारी हो जाएगी भैया अर्थ। क्या करेंगे आप यहाँ पे? यहाँ पे हमारी है अर्थ, पृथ्वी हो गया है, ठीक है। उसके बाद संडे गया तो मंडे को छोड़ा तो फिर कौन सा आ गया? मंगल। उसके बाद कौन सा आएगा दोस्तों? उसके बाद आएगा सर मंगल, ठीक है। उसके बाद बुध को छोड़ोगे फिर कौन सा आएगा? तो फिर आएगा सर बृहस्पति। फिर कौन सा आएगा दोस्तों? बृहस्पति आ जाएगा आपका, बृहस्पति जो है फिर उसके बाद आएगा। अब बृहस्पति के बाद फिर क्या? शुक्र को छोड़ोगे तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे? फिर आएगा सर शनि। कौन सा आएगा दोस्तों? तो शनि आ गया है। उसके बाद दो आप सबके बचे हुए हैं, वो कौन से बच गए भैया? अरुण और वरुण। कौन से बच गए मेरे दोस्तों? तो अरुण पहले अल्फाबेट में देखोगे तो अरुण, उसके बाद कौन सा आएगा? वरुण। अब ये हो गए हैं सूर्य की दूरी के हिसाब से। यानी अगर आप सबसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि सबसे नजदीक का कौन सा है सन के, तो आंसर क्या कर दोगे? मरकरी। और अगर आप सबसे पूछ लिया जाए कि बताओ सबसे दूर का कौन सा है, तो क्या आंसर कर दोगे दोस्तों? वरुण। अब पेपर में आप सबसे पूछेगा कि पृथ्वी सूर्य के कौन से नंबर पे आता है, तो हम कहेंगे तीसरे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है दोस्तों? तीसरे पे। अब मुझे बताओ कि ये वाला पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है? बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले मरकरी, हम सबको पता कि बुध जो है वो सबसे नजदीक पड़ता है सूर्य के और सबसे छोटा भी है, जानते हैं आप सब। तो बुध, बस उसी को एक पकड़ के आप सब सारे याद कर सकते हो। फिर एक छोड़ के एक आप सबको आगे बढ़ते चलना है। एक बार रिपीट कर देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। सन हो गया है, सन के सबसे नजदीक कौन सा? बुध। एक छोड़ा बृहस्पति को छोड़ा तो फिर शुक्र, फिर शनि को छोड़ा तो संडे, संडे पृथ्वी वालों के लिए होता है। संडे के बाद मंडे छोड़ा तो ट्यूसडे यानी मंगल हो गया है। मंगल के बाद बुध छोड़ा तो बृहस्पति आ गया है। बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़ा तो शनि आ गया है। और बाकी बचे दो अरुण और वरुण। ये क्रम के हिसाब से हो गए हैं, इनको आप सब ध्यान रखेंगे। समझ पाए हैं दोस्तों? तो ये शुक्र और पृथ्वी ये दोनों भाई भाई हैं, ये एक साथ रहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया है? ये भागिनी ग्रह है इसका, जो कि आकार में यानी साइज में और डेंसिटी में पृथ्वी के समान है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सांझ का तारा, भोर का तारा भी इसको कहते हैं। एक और खास बात आप सब जान सकते हैं, जो पृथ्वी वाले तो वैसे बहुत गुस्से में रहते हैं, तो पृथ्वी के नजदीक है तो सबसे ज्यादा चमकीला है। अगर आपसे पूछें कि बताओ सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, तो गर्म ग्रह, क्योंकि टेम्परेचर तो इधर से आ रहा है ना कि सन से आ रहा है, ये गर्म में हो गया शुक्र, ठीक है। जो जितना ज्यादा गर्म होगा वो उतना ही ज्यादा चमकेगा। तो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी कौन सा हो गया है? शुक्र हो गया है। गर्म ग्रह भी पूछेगा तो शुक्र ग्रह जो गर्म हो गया है। किन के कोई उपग्रह नहीं है, तो ये दो बैठे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, है ना। यहां से चीजें क्लियर। मंगल के याद रखोगे फोबोस और डीमोस।
फोबोस और डीमोस किसके हो गए हैं? मंगल के हो गए। गैनीमेड किसका है उपग्रह? बृहस्पति का है। टाइटन किसका है दोस्तों? ये हमारा शनि का हो गया है। समझ पाए हैं आप सब? चलिए, और यहाँ से चीज़ें आप सबको क्लियर हो ही गई हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ से कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आप सबको चीज़ें बेहतर तरीके से याद भी हो जाएंगी। थोड़ा लॉजिक वे में करेंगे तो और आप इससे भी अच्छा कुछ कर पाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ से बस इतना ध्यान रखिएगा, ये जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसलिए क्या है, ये वाला गर्म है, और जो जितना ज़्यादा तपेगा उतना ही ज़्यादा चमकेगा, चाहे बेशक आपकी मेहनत की बात हो, चमकेगा यानी चमकीला ग्रह। कौन सा हो गया ये? सबसे ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी फिर कौन सा है आपका? शुक्र ग्रह जो है वो सबसे ज़्यादा चमकीला हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलो अपने क्वेश्चन के ऊपर आओ। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द मून कंप्लीट्स दैट डैश रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एट इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ अपनी धुरी पर भी डैश चक्कर पूरा कर लेता है। देखो चंद्रमा जितने समय में अपने अक्ष पर घूमता है, चंद्रमा को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, पता है? चंद्रमा का सबसे पहला काम क्या है? अपने अक्ष पे चक्कर काटना, दूसरा पृथ्वी के चारों चक्कर काटना, तीसरा सूर्य के चारों चक्कर काटना। तो चंद्रमा जो है एक ही बार में निपटा देता है, किसको? अपने अक्ष वाली बात को, और दूसरा किसको? पृथ्वी को। समझ पाए हैं मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं? यानी चंद्रमा उतना ही समय तो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है, उतने ही समय में पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा कराता है। अब जब आप देखेंगे तो इस तरीके से देखिएगा, पृथ्वी भी घूम रही है और पृथ्वी के चारों ओर जो है वो आपका चंद्रमा भी घूम रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। तो कितने प्रतिशत भाग जो है हम लोग अर्थ से जो है देख पाते हैं मून का? अर्थ से मून का कितना प्रतिशत भाग हम लोग देख पाते हैं? तो 57% जो है हम लोग देख पाते हैं अर्थ का। ये ध्यान रख सकते हो आप। और जितने समय में अपने अक्ष पे घूमता है उतने ही समय में जो है वो एक चक्कर काट लेता है। तो इसको लगभग कितने दिन का समय लगता है? 27 दिन और 8 घंटे का समय जो है इसको लगता है। 27 दिन और 8 घंटे का समय जो है इसको एक चक्कर कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन के लिए लगता है। कितना सो दोस्तों? कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन भी एंड देन वन रोटेशन भी। वन रिवॉल्यूशन के लिए कितना समय लगता है? तो लगभग इतना समय इसको लगता है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन ए जो सी जो होगा एक, वो सही आंसर हो जाएगा। 57% भाग देख पाते हैं हम लोग अपनी अर्थ से पृथ्वी का। द्रव्यमान के हिसाब से पूछा अगर आप सबसे तो फिर आपसे देखिएगा 81 1/81 होता है। अगर मून का डायमीटर आपसे पूछे तो कितना होगा? 3480। मून का डायमीटर अगर आप सबसे पूछे, बताओ व्यास कितना है, डायमीटर कितना है, तो कितना आंसर कर देंगे? 3480 किलोमीटर। 3480 किलोमीटर जो आप सब आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। और अर्थ से पृथ्वी के जो बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच का, वो उसका डायमीटर भी हो गया है, ठीक है। 12,756 और 12,714 अर्थ का हो गया है, विषुवतीय और ध्रुवीय दोनों तरीके से डायमीटर। और सन का पूछेगा तो सन का डायमीटर कितना है? 10⁸ लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी मापने की एक इकाई है, जैसे हम लोग मीटर किलोमीटर में दूरी मापते हैं वैसे। तो लंबाई बहुत ज्यादा दूरी हो गई तो उसको लाइट ईयर में डिनोट कर दिया गया है। समझ पाए हैं? चलो फिर आगे बढ़ो, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद ऑल चेंजेस इन द वेदर ऑफ द अर्थ आर कॉज्ड बाय द, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं। पहला ऑप्शन है ऊंचाई के कारण, ना ज्वार के कारण नहीं, चंद्रमा के कारण नहीं। तो एक तो हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य की परिक्रमा के कारण ऐसा होता है, सन की परिक्रमा के कारण। इससे भी अच्छा ऑप्शन हम लोग एक दे सकते थे, है ना, इसे कहते हैं ना दिन और रात बनते हैं। या फिर पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये भी हम लोग कह देते हैं। दोनों में से कुछ हम लोग जो ऑप्शन मिलता है तो कहते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे किसको आंसर कर देंगे? सन को आंसर कर देंगे। मौसम जो सन की वजह से हो रहा है परिवर्तन, दिन हो रहे हैं, रात हो रहे हैं, तो डायरेक्टली आंसर क्या कर देना? सन कर देना। जवार भाटे पे नहीं चले जाना है, ठीक है दोस्तों। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद देखो जरा आगे क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? तो जो खगोलीय पिंड है वो क्या हो सकते हैं? पहला लिखता है स्टार्स, उसके बाद प्लैनेट्स एंड मून, तारे, ग्रह और चंद्रमा। बिल्कुल ये तो सभी हो सकते हैं। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये किसका हिस्सा है? ये हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो गए हैं, तो खगोलीय पिंडों का हिस्सा हो गए हैं। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद देखो, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज करी थी?
ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा। इंग्लिश में क्या लिखता है? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स इज, नाम है एडविन हबल। क्या नाम है दोस्तों? एडविन हबल ने करी थी, एडविन हबल ने। गैलीलियो गैलीली ने जो है बृहस्पति के सभी जो उपग्रह हैं चारों, उनको देखा है, उनको डिस्कवर करा था अपनी दूरबीन से 1610 में। और एडविन हबल ने जो है ब्रह्मांड के विस्तार की डिस्कवरी भी या इसके बारे में अवधारणा की खोज भी करी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ फिर इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मून इज करेक्ट? चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला, द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीज ईच डे आफ्टर द न्यू मून डे। अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन बढ़ता है। अमावस्या को बिल्कुल चंद्रमा दिखाई नहीं देता होता, अंधेरी रात होती है, अगले दिन थोड़ा सा दिखाई देता है और फिर लगातार जो है वो प्रकाश जो है वो बढ़ता जाता है। कब तक? पूर्णिमा के दिन तक। तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, पहला पॉइंट बिल्कुल सही। दूसरा देखो, आफ्टर द फुल मून डे यानी पूर्णमासी के दिन के बाद, उसके बाद द सनलाइट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीज इन साइज एवरी डे। पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटता रहता है। क्या सही? बिल्कुल सही है। ये तो बहुत बेसिक सी बात आप सबको भी पता होगी, है ना, कि जब अमावस्या होती है तो पूरा अंधेरा होता है और धीरे धीरे करके जो है फिर प्रकाश बढ़ने लगता है। पढ़ के आते हैं बिल्कुल सर। और जब पूर्णमासी होती है तो फिर अगले दिन क्या होता है? देखो धीरे धीरे करके प्रकाश जो है वो घटता जाता है अमावस्या के दिन तक। अमावस्या के दिन पूरा अंधेरा होता है, फिर रात को, सॉरी। तो दोनों ही पॉइंट सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। ऑप्शन आप क्या होगा अपना सही? यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। विनोद टॉक्स अबाउट द ओनली प्लेनेट विद लिक्विड वाटर ऑन द सर्फेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट्स इज टॉकिंग अबाउट? विनोद जो है, अक्सर ऐसा ही क्यों होता है पता नहीं, हमेशा ही देख रहे हो विनोद, है ना, हमेशा अक्सर ऐसे ही पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। देखो जरा, विनोद सतह पर तरल पानी वाले एकमात्र ग्रह के बारे में बात करते हैं, वो निम्नलिखित में से किस ग्रह की बात कर रहा है? तो भाई एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर पानी अवेलेबल है वो ग्रह कौन सा है? अर्थ है। कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी है। पानी की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पानी की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। ठीक है। शुक्र को क्या कह देते हैं दोस्तों? पीला ग्रह भी कह देते हैं। ठीक है। मंगल को क्या कह देते हैं दोस्तों? तो मंगल को मार्स प्लेनेट है, इसे रेड प्लेनेट या लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, आप देखते हैं इसके बाद। विच प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन? देखो पहले ही पढ़ लिए थे। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? क्या नाम है दोस्तों? बुध ग्रह सबसे छोटा, ना शनि नहीं है, वरुण भी नहीं है। कौन सा है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। क्या है ये? साइज में जो है पृथ्वी के बराबर है। साइज एंड डेंसिटी लिख देते हैं, घनत्व, साइज एंड डेंसिटी इक्वल टू अर्थ, इक्वल टू अर्थ लिख देते हैं। इसके साथ जो है हम लोग इसको क्या लिख देते हैं भाई? शुक्र ग्रह जो है ये सबसे गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट प्लेनेट। सबसे जो है ये क्या है दोस्तों? हॉटेस्ट प्लेनेट है, सबसे गर्म ग्रह के रूप में इसको जाना जाता है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो है ये क्या है दोस्तों? चमकीला भी है, जो जितना गर्म उतना ज़्यादा चमकेगा। तो ये क्या है भैया? ये चमकीला ग्रह भी है। तो नाम है शुक्र ग्रह, या फिर इसको क्या कह दिया? वीनस कह दिया है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने। देखो क्या लिखता है, निम्न में से किसे ग्रह नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट टाइम्स नॉट कंसिडर्ड टू बी ए प्लेनेट? किसे जो है ग्रह नहीं माना जाता है? निम्न में से किसे ग्रह नहीं माना जाता है? बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया। तो किसे नहीं माना जाता है? तो आसान सा आंसर है प्लूटो को जो है वो ग्रह नहीं माना जाता है। एक स्थलीय प्लेनेट के रूप में हम लोग पढ़ के आते हैं, गैसीय प्लेनेट के रूप में भी हम लोग पढ़ के आते हैं। जो स्थल है वो किस किस पर हो गया है दोस्तों? बताओ जरा। मंगल पे है, बुध पे है, शुक्र पे है और पृथ्वी पे है। ठीक है। और कहाँ नहीं है? तो बाकी जो बच गए हैं, बृहस्पति पे नहीं है, शनि पे नहीं है, अरुण वरुण जो गैसियस के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी थोड़ा पॉइंट है, आप सब इसको भी देख लीजिएगा। नंगी आंखों से नेक्ड आई से किसको देख सकते हैं हम लोग? तो वार वाले जितने उन सबको देखा जा सकता है नेक्ड आई से। तो इस तरीके की भी चीजें आगे आप सबको देखने को मिलेंगी। चलो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, इसके बाद देखो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैचुरन? लार्जेस्ट मून ऑफ सैचुरन, लार्जेस्ट मून ऑफ सैचुरन। पहला यूरोपा। निम्नलिखित में से कौन सा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो यूरोपा तो हम लोग पढ़ के आए हैं दोस्तों, बृहस्पति से संबंधित। एटलस भी नहीं है, कार में भी नहीं है। कौन सा है दोस्तों? टाइटन।
कौन सा आंसर करेंगे? तो टाइटन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, टाइटन। चलो नेक्स्ट देखो, अभी पहले पढ़ भी लिए थे। और सबसे बड़ा अगर आप सबसे पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनेमिड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। ये सेकंड लार्जेस्ट हो गया है, लार्जेस्ट चिल्ड्रन ऑफ लिखा ना, लार्जेस्ट मून, सेकंड लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम लिख देंगे, सेकंड लार्जेस्ट मून। ये दूसरा सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट पूछेगा तो गैनेमिड हो जाएगा आपका। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्वार्फ प्लेनेट लाइज इन द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह जो है मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में आता है? सबसे पहले तो ये जो लिखा हुआ है ना आपका एस्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। मंगल एंड बृहस्पति जो है उनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। एक तो ये पॉइंट आप सबको ध्यान रख लेना है। ऐसा एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है फोरवेस्टा। क्या नाम हो गया दोस्तों? फोरवेस्टा। फोरवेस्टा ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको नेक्ड आई से देखा जा सकता है, यानी जिसको क्या है दोस्तों, नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्ड आई मीन्स नंगी आंखों से जिसको देखा जा सकता है वो कौन सा? फोरवेस्टा है। और जो मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है वो सेरस है। मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में जो स्थित है वो कौन सा हो गया आपका? सेरस हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया अपना? सेरस हो गया। क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। फोरवेस्टा ऐसा हो गया जिसको हम लोग रंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद यहां से बताइएगा चीजें आप सबकी क्लियर हैं। जो होमिया है वो नेपच्यून की कक्षा के स्थित है भैया, एक बोना ग्रह है होमियन, जो लास्ट वन आप सबका लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिए। The dash radiation belts are giant swaths of magnetically trapped, highly energetic charged particles that surround Earth. डैश विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह हैं। क्या नाम लिखा हुआ है? वेन एलन, औरोरा, कुपर और चिनुक। तो वेन एलन जो है ये विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान अवशोषित कणों के विशाल समूह हो गए हैं। अवशोषित कणों के पृथ्वी के अगर आप सबसे पूछ लिया जाए, चलो ये थोड़ा आगे पढ़ेंगे मंदाकिनियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज हैज ए नेचुरल सैटेलाइट नेम्ड एज चारोन। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह स्थित है? होमिया, प्लूटो, मंगल और शनि। तो किसमें दोस्तों? ये प्लूटो का हो गया है। इसे प्लूटो 1 के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे प्लूटो 1 भी कह देते हैं, प्लूटो 1 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्लूटो हो गया है। चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह इसका है। चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह जो है किसका है? तो ये प्लूटो का है, या प्लूटो फर्स्ट जिसका नाम दे दिया गया है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद व्हाट डू यू कॉल वन ऑफ द मोस्ट फेमस constellation that we can see during summer time in the early part of the night। आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं जिसे हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं? तो उसे ऊर्जा मेजर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कुछ डेफिनेशन है सीधी सीधी जो आप सबसे एग्जाम में पूछ रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे ऊर्जा मेजर के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्वार्फ प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो कौन सा जो एक ड्वार्फ प्लेनेट हो गया है? यूरोपा तो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, गैनेमिड आप सब पढ़ चुके थे। तो कैलिस्टो और मोकेमेक जो है, कैलिस्टो भी पढ़ चुके थे। यूरोपा, कैलिस्टो, लो ये किसके थे? ये सबसे पहले पढ़े थे ना, बृहस्पति के उपग्रह के रूप में पढ़ के आते हैं हम लोग इनको। ठीक है, गैनेमिड जो है वो हम लोग पढ़ लिए हैं, ये भी हो गया है हमारा बृहस्पति में। बचा है मोकेमेक, ये जो है आपका एक बोने ग्रह में आ गया है। क्या नाम बच गया है यहाँ पे? मोकेमेक करके जो नाम है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ चीजें एलिमिनेट हो सकती हैं। यूरोपा है, कैलिस्टो है, लो है और गैनीमेड है। ये बृहस्पति के 4 उपग्रह जिसको 1610 में सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने अपनी दूरबीन से देखा था। तो मोकेमेक जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइडेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे विंडस्ट प्लेनेट, सबसे हवादार ग्रह कौन सा है? तो सबसे हवादार जो है वो नेपच्यून है भाई। नेपच्यून सबसे हवादार है। नेपच्यून जो है वो सबसे विंडस्ट प्लेनेट हो गया है। सबसे हवादार प्लेनेट जो वो कौन सा है? विंडस्ट प्लेनेट, वो नेपच्यून हो गया है। नेक्स्ट देखो। इसके बाद फिर
कुछ कुछ सीधे सीधी डेफिनेशन आप सबसे यहां से पूछ रहा है वो। आफ्टर ए फुल मून डे एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल दिस डे इज नोन एज। पूर्णिमा के दिन के बाद, सिंपल सी डेफिनेशन, आप सब इसका आंसर कर सकते हैं, कोई आवश्यकता भी नहीं है किसी की हेल्प की। पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई देता है। पीछे भी तो पूछा था ना ऐसा क्वेश्चन। मतलब देखो, पूर्णिमा के बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो रोशनी है वो कम होती जाएगी और अमावस्या आएगा। क्या नहीं है उसके बाद, अमावस्या। अगर ये सेम बात आप सबसे पूछ लेता कि अमावस्या के बाद धीरे धीरे जो है अंधेरा कम होता जाएगा या रोशनी वाला भाग जो बढ़ता जाएगा, तो उसके बाद फिर कौन सा डे आने वाला है, पूर्णिमा आने वाला है। तो क्या लिख देता है भाई, पतला और पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इस दिन के रूप में क्या जाना जाता है। तो पूर्णिमा के 15वें दिन चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है क्योंकि पूरी अंधेरी रात होती है। तो कौन सा दिन होता है, उसको न्यू मून डे यानी अमावस्या बोल दिया है। क्या बोल दिया उसको, न्यू मून डे बोल दिया है। ठीक है, चलो सिंपल सी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज द मेटियोर शोवा नेम्ड क्वाड्रेंट्स जनरली विजिबल फ्रॉम अर्थ। निम्नलिखित में से किस अवधि में क्वाड्रेंटिड्स नामक उल्कावृष्टि पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है। तो किस अवधि में जो है क्वाड्रेंटिड्स नामक उल्कावृष्टि दिखाई देती है, तो सीधा याद कर सकते हैं आप सब, दिसंबर जनवरी में दिखाई देती है। ये कब दिखाई देती है, दिसंबर जनवरी में जो दिखाई देती है। वैसे एक हेले नामक धूमकेतु भी तो उसके पर लौटने का जो समय होता है ना वो सबका फिक्स होता है, तो 76 साल बाद जो है हेले नामक धूमकेतु वापस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर इसके बाद। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स में द मेटियोर शोवर नेम्ड लाइरिड्स बी सीन फ्रॉम अर्थ। तो ये कुछ एक चीजें बताइए कि कब दिखाई देती हैं, जिनको आप याद कर सकते हो। जैसे अगर आप सब देखते पीछे वाले क्वेश्चन में, तो क्वाड्रेटिड्स नामक उल्कावृष्टि दिसंबर जनवरी में। यहाँ पे पूछा है लीरियड्स नामक उल्का बौछार, ये अप्रैल के महीने में। ये कब दिखाई देती है, तो ये अप्रैल के महीने में दिखाई देती है। तो इनको सिंपली आप सब जो है वर्लिनियर टाइप याद करने की कोशिश कीजिएगा। लीरियड्स नामक उल्का बौछार जो है ये अप्रैल के महीने में हो गया है आपका, और दिसंबर जनवरी में क्वाड्रेटिड्स नामक उल्कावृष्टि जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ इसके बाद। ग्रेट बेरियन नामक तारामंडल सप्तऋषि कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों, सप्तऋषि। कितने चमकीले तारों से बना हुआ है, सिंपल सा आंसर, हाउ मैनी ब्राइटेस्ट स्टार इज द कॉन्स्टिलेशन कॉल्ड द ग्रेट बेयर मेड ऑफ। तो कितने तारों से समूह से बना होता है, तो 7 स्टार होते हैं, सप्तऋषि बोल दिया इसको। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन जो होगा अपना यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स। सबसे ज्यादा जो है उपग्रह किसके हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं बताओ जरा। सबसे ज्यादा बृहस्पति की पूछेगा तो 79 है। बृहस्पति के कितने दोस्तों, 79 है। और शनि की पूछेगा तो कितने, 82 हैं। शनि के कितने, 82 हैं। और सबसे ज्यादा फिर किसके हैं, इसी शनि के ही हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा पढ़ क्या है, ज्ञानेमिड करके, ज्ञानेमिड करके पढ़े हैं ना, ज्ञानेमिड। तो ये सबसे बड़ा है, और टाइटन इसका सबसे बड़ा हो गया है, टाइटन। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा है, ये सेकंड पे सबसे बड़ा है। तो ये क्या हो गए हैं, सबसे बड़े हो गए हैं, सबसे बड़ा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ इसके बाद। बिग बैंग सिद्धांत किसका वर्णन करता है। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स, क्या सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में, आकाशगंगा की उत्पत्ति के बारे में, सितारों की उत्पत्ति के बारे में, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो किसकी उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्मांड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आकाशगंगा की उत्पत्ति के बारे में नहीं, आकाशगंगा अगर आप सबसे पूछेगा, गैलेक्सी, पृथ्वी की गैलेक्सी का नाम क्या है दोस्तों, मंदाकिनी, जिसको कह दिया है। क्या नाम हो गया, मंदाकिनी। ठीक है, हम लोग पढ़ के भी आते हैं कि ये जो है सन से कितनी दूरी पर है। मंदाकिनी जो है वो सन के चारों ओर, एक मंदाकिनी जो है 100 अरब तारों के कहते हैं ना, 100 अरब मिलकर जो गैलेक्सी बनाते हैं। आकाशगंगा नाम हो गया है, सॉरी मंदाकिनी, आकाशगंगा, आकाशगंगा। तो एक जो है गैलेक्सी 100 अरब तारों का समूह होता है हमारा। तो 100 अरब तारे होते हैं और ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते थे, ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो सन के चारों ओर डालते हैं। सबसे लेटेस्ट हम सबसे पूछेगा, पड़ोसी भी हमसे पूछेगा आकाशगंगा की, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनको करेंगे, जब हम सब इनके क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं इनके बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ फिर इसके बाद।
चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? व्हाट डू यू कॉल द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ द मून और ए सैटेलाइट एट विच इट इज नियरेस्ट टू अर्थ? जो कि अर्थ के नजदीक वाला है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? पेरिगी कहते हैं, उपभू के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, पेरिगी इज द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ द मून और ए सैटेलाइट एट विच इट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, कि जो नियरेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? उपभू के नाम से जाना जाता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, IC1101 इज ए। तो IC1101 एक डैश है, ये क्या? एक क्षुद्र ग्रह है, एक आकाशगंगा हो गया है हमारा, सुपरनोवा है या उपग्रह है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ जाती है आपकी। तो इसको क्या लिखेंगे आप? क्या हो गया दोस्तों? ये आकाशगंगा है, गैलेक्सी का नाम हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? आकाशगंगा। तो आज एक हमारे जो थे, आज थोड़ा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है इस 25 क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे गए थे, जो सीधी सीधी कुछ डेफिनेशन ही हैं। जैसे चंद्रमा आपकी हो गए, पूर्णिमा की हो गई है, अमावस्या की हो गई, तो 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से उठा लिए हैं। तो डेफिनेशन थोड़ी ज़्यादा पूछी गई है आज में। तो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उनको जानेंगे यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादातर तो यही आप सबसे पूछेगा कि ग्रह कौन से दूर हैं, नज़दीक है, कहाँ पे हैं, किस स्पीड से जा रहे हैं, कौन पहले चक्कर लगा रहा है, कौन बाद में लगा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन हम सबको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उपग्रह बड़ा छोटे वाला पॉइंट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेज। थैंक यू।